हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जी मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो इसमें हम सीईटी मेंस को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं आपदा प्रबंधन से संबंधित, डिजास्टर मैनेजमेंट। पिछले जो 56-57 ग्रुप के एग्ज़ाम हुए थे उनमें भी 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन आपदा प्रबंधन से थे। तो इसके कुछ पार्ट्स बनाएंगे 4 या 5, जिसमें कवर मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई। तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है 23 दिसंबर 2005, 26 जनवरी 2006, 15 अगस्त 2005, 1 नवंबर 2005। तो देखिए भाई, 2004 में सुनामी आई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर 2005। तो 2004 था, उसमें सुनामी आई थी। तो उससे पहले हमारे पास आपदा प्रबंधन से संबंधित कोई अधिनियम या कोई मैनेजमेंट संस्थान नहीं था। हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी उसमें महसूस किया गया कि आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जाए। तो इसलिए 2005 में जाके फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम स्थापित किया गया, जिसकी मंजूरी राष्ट्रपति ने 23 दिसंबर 2005 को दी थी। अब इसमें 3 तरह के आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट बनाए गए। एक तो बनाया गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये 3 अथॉरिटी बनाई गई थी, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखो भाई, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री। तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, इसका पदेन जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है। और ये आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 3 पार्ट 2 ए के तहत होता है। ये याद कर लेना भाई, ये धारा है। धारा किस धारा के तहत होता है? 3(2)(a), 3 पार्ट 2 ए धारा के तहत ये प्रधानमंत्री नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है, हरियाणा राज्य प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये हरियाणा राज्य प्रबंधन प्राधिकरण क्या हुआ भाई? ये हुआ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो हेड होता है वो होता है मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। और ये किस धारा के तहत होता है? ये इसका एक्ट होता है भाई, धारा जो भी है, एक्ट के धारा 14 के तहत, जो हमारी राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 14 के तहत स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो हेड होता है वो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। ये धारा भी याद कर लेना, शायद ये भी एग्जाम में आ जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है भाई? अगले क्वेश्चन में कहता है, जिला स्तर पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जैसे अभी तीसरा बताया था, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये जिला स्तर पे जो प्राधिकरण होता है वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। तो इसका जो हेड होता है वो जिला मजिस्ट्रेट या डीसी होता है भाई। और ये कौन सी धारा के तहत होता है? ये धारा 25 के तहत होता है, ये याद कर लेना। 25, धारा 25 के डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला उपायुक्त होता है। और वो कौन सी धारा के तहत होता है? आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 25 के तहत होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कुछ। ये कहता है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ
का गठन आपदा अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया? ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे, धारा 3, धारा 8, धारा 44 और धारा 46। देखो भाई, 2004 में 2004 में ये महसूस किया गया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाए, और वो 2005 में 23 अक्टूबर 2005 में बना दी गई, 2005 में बना दी गई। लेकिन उसको संचालन के लिए विशेष बलों की जरूरत थी, तो 2006 में हमने एनडीआरएफ का गठन किया। कब किया? 2006 में। ठीक है, 2006 में। और ये कौन सी धारा के तहत बनाया गया? ये एक्ट की धारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम की धारा 44 के तहत बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2006 में बनाया गया था। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है आपदा प्रबंधन अधिनियम की कौन सी धारा झूठी चेतावनी फैलाने पर सजा का प्रावधान करती है? तो इसमें दे रखे धारा 51, धारा 52, धारा 54, धारा 60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 54। धारा 54 फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाने पर सजा का प्रावधान करती है। तो सजा क्या होती है इसमें भाई? 1 साल तक की सजा हो सकती है और कुछ जुर्माना लग सकता है। 1 साल तक की सजा और जुर्माना लग सकता है। 1 साल तक की सजा और जुर्माना। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति चार ऑप्शन दे रखे, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, कैबिनेट सचिव, रक्षा सचिव। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है केंद्रीय सचिव। ठीक है, और ये कौन सी धारा के तहत होता है? ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 8 के तहत होता है। ठीक है, कौन सी धारा के तहत होता है? ये धारा 8 के तहत होता है, 8 के तहत। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होता है और धारा 8 के तहत होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है एनडीआरएफ की कौन सी बटालियन हरियाणा में राहत और बचाव कार्य के लिए जिम्मेदार है? ठीक है भाई, तो इसमें 4 बटालियन दे रखी, 7वीं बटालियन बठिंडा, 8वीं बटालियन गाजियाबाद, 5वीं बटालियन पुणे और 12वीं बटालियन ईटानगर। तो हरियाणा के लिए जो बटालियन नियुक्त की गई है वो है 8वीं बटालियन भी। ठीक है, और ये 8वीं बटालियन हरियाणा के लिए भी है। हरियाणा HR कर देते हैं इसको, हरियाणा। यूपी के लिए भी है क्योंकि गाजियाबाद में है, दिल्ली के लिए भी है और उत्तराखंड के लिए भी है। ठीक है, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड के लिए एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन तैयार की गई है जो गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है सेंदाई फ्रेमवर्क की समय अवधि क्या है? देखो भाई, सेंदाई फ्रेमवर्क क्या है? सेंदाई फ्रेमवर्क जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, इसी तरह इंटरनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है जिसमें एक फ्रेमवर्क होता है सेंदाई फ्रेमवर्क। ठीक है, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। तो इसकी समय अवधि निर्धारित की गई है 2015 से 2030 तक। अब इससे पहले क्या था? इससे पहले होगो फ्रेमवर्क था भाई, होगो फ्रेमवर्क था। ठीक है, वो कब से कब तक था? वो 2005 से लेके और 2015 तक था। 2015 तक था। ठीक है, और अब जो फ्रेमवर्क है वो 2015 से 2030 तक है, उसका क्या नाम है? सेंदाई फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क का मकसद यही है, उद्देश्य यही है बनाने का कि डिजास्टर, ये जो आपदा होती है इससे होने वाले डिजास्टर को कम से कम किया जाए, इससे होने वाले जोखिम से बचा जाए और इससे होने वाली कैजुअलिटीज को कम से कम किया जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस भाई 13 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिसाइड किया गया था कि 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आपदा से होने वाली मौतों को या डिजास्टर को या आर्थिक नुकसान को कम से कम किया जा सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत यदि कोई व्यक्ति अधिकारी के कार्य में बाधा डालता है, इससे किसी की जान चली जाती है, तो अधिकतम सजा क्या है। देखो भाई, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि किसी अधिकारी की ड्यूटी लगी हुई है कि वो आपदा प्रबंधन से निपटे और वो कुछ लोगों को बचा रहा है, ठीक है। तो इसमें दो केस बनते, किसी ने उसमें अड़चन डाल दी। तो अगर किसी ने अड़चन डाल दी और कैजुअलिटी नहीं हुई, मतलब मौत नहीं हुई, तो 1 साल की सजा है। अगर मौत हो गई तो 2 साल की सजा है, ठीक है। तो अगर ये आ जाए कि मौत नहीं हुई तो 1 साल की सजा है, इसमें पूछा गया जान चली जाए तो 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है भाई, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्य कार्य क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। राहत सामग्री बांटना, प्रशिक्षण, अनुसंधान, पुलिस को नियंत्रित करना, विदेशी सहायता प्राप्त करना। इसका प्रमुख कार्य है भाई प्रशिक्षण और अनुसंधान करना। और ये कहाँ पर स्थित है, ये है दिल्ली में स्थित। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में, वो दिल्ली में स्थित है। तो ये दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ये कहाँ स्थित है और इसका मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये किस धारा के तहत स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 42 के तहत ये स्थापित किया गया था, ये भी याद कर लेना भाई। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं हरियाणा के भूगोल और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित। भूकंप जोखिम के अनुसार हरियाणा का कौन सा शहर जोन 4 में स्थित है। तो हरियाणा को 3 जोनों में डिवाइड कर रखा है भाई, पूरे हरियाणा को भूकंप के हिसाब से। जोन 4 है एक तो दे रखा है जोन 4, एक दे रखा जोन 3 और एक दे रखा जोन 2। तो जोन 4 में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है। इनमें महत्वपूर्ण कौन कौन से है भाई, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक है, और ये अपना पंचकुला है और अम्बाड़ा है। ठीक है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, पंचकुला, अम्बाड़ा। जोन 2 में कौन कौन से हैं, जोन 2 में हिसार हो गया भाई, हिसार, भिवानी। जोन 3 में, सॉरी, जोन 3 में हिसार और भिवानी। और जोन 2 में एकमात्र जिला है सिरसा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जोखिम वाला क्षेत्र है, और ये कम जोखिम वाला क्षेत्र है, और ये सबसे कम जोखिम वाला क्षेत्र है। तो इसमें कौन से जोन 4 में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम जोन 4 में स्थित है। ठीक है, तो ये याद कर लेना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का एकमात्र जिला जो मुख्य रूप से भूकंप जोन में 2 में आता है। तो अभी इस क्वेश्चन को हमने किया है, इसका आंसर आ जाएगा सिरसा। सिरसा एकमात्र जिला है जो भूकंप के जोन 2 में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हथनीकुंड बैराज किस नदी पर बनाया गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये जीके में पढ़ लेते हैं हम, लेकिन ये पर्यावरण से संबंधित है, तो इसमें आने के क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखो भाई, हथनीकुंड बैराज, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, घग्गर, मारकंडा, यमुना और साहिबी। तो हथनीकुंड बैराज 1999 में चालू किया गया था। ठीक है, 1999। और ये बैराज यमुनानगर जिले के यमुना नदी पर बना हुआ है। इससे पहले यहाँ पे ताजे वाला बैराज था, इससे पहले जो था वो ताजे वाला बैराज था। ठीक है, और अब वो हथनीकुंड बैराज है। ठीक है, और ये 1999 में चालू किया गया था, जो यमुना नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है ओटू बैराज, जिसे चौधरी देवीलाल वीर भी कहते हैं, किस जिले में। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला, करनाल। तो भैया जो ओटू बैराज है ना, ये सिरसा जिले में बना हुआ है। ठीक है, सिरसा जिले में बना हुआ, तो इसको याद कर लेना, ओटू बैराज सिरसा जिले में बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है भाई ये, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी नदी पर बना हुआ है। उस नदी का दूसरा नाम हकरा भी है, मैं बता देता हूँ, हकरा। तो आपने इसका रियल नाम बताना है कौन सा, वहाँ पर उसको हकरा भी कहते हैं। और यहाँ पे जो
तालाब बना हुआ है या जो लेक बनी हुई है उसको धनु लेक कहते हैं। धनु लेक, धनु लेक बनी हुई हकरा नदी पर है, ओट्टू बैराज है सिरसा में। उस नदी का दूसरा नाम आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है 1995 में हरियाणा के किस जिले में विनाशकारी बाढ़ आई थी जो अपनी तस्तरी नुमा स्थलाकृति के लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई रोहतक। रोहतक जिले में 1995 में बाढ़ आई थी एक, जिससे रोहतक जिले की सेब तस्तरी नुमा हो गई थी, जो आज भी बनी हुई है। इससे बाढ़ का जो जल होता है वो वर्षा का जल होता है इसमें भर जाता है और जो निकल नहीं पाता वहां से। ठीक है, तो 1995 में रोहतक में आई थी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौशल्या बांध किस नदी पर बनाया गया? ठीक है, चलिए देखते हैं कौशल्या बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो कौशल्या बांध चार ऑप्शन दे रखे हैं, घग्गर, पंचकुला, यमुना, यमुनानगर, मारकंडा, कुरुक्षेत्र, कौशल्या, पिंजौर। ठीक है, तो कौशल्या बांध वैसे तो घग्गर नदी पर बना हुआ है। घग्गर नदी की सहायक नदी है कौशल्या। जो घग्गर नदी है इसकी सहायक नदी है कौशल्या। ठीक है, तो कौशल्या नदी पर बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर तो आएगा कौशल्या पिंजौर। कौशल्या नदी पर बना हुआ है जो घग्गर नदी की सहायक नदी है, और ये पंचकुला पिंजौर में बना हुआ है, और ये मिट्टी से बना हुआ बांध है भाई। किससे बना हुआ बांध है? मिट्टी, मिट्टी से बना हुआ बांध है ये। ठीक है, कौशल्या नदी पर बना हुआ है जो घग्गर नदी की सहायक नदी है और पिंजौर में बना हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हरियाणा सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित किसानों के फसल नुकसान दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसमें मेरी फसल मेरा ब्योर, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल, अंत्योदय सरल और किसान मित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ आ गई भाई, बाढ़ से फसल का नुकसान हो गया, बाढ़ से, और अकाल पड़ गया, ठीक है, ओलावृष्टि हो गई, ठीक है, और उसके अलावा सर्दी के कारण फसल बर्बाद हो गई। तो इन सभी प्राकृतिक घटनाओं से निपटने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है किसानों के लिए। ठीक है भाई, तो चलिए करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। हरियाणा में हीट वेव की घोषणा कब की जाती है? जब तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाए, जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर और सामान्य से 4.5 डिग्री से अधिक हो, जब तापमान 35 डिग्री हो, और केवल मई महीने। देखो भाई, हीट वेव या लू की घोषणा कब की जाती है? जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाए और डेविएशन यानी कि विचलन 4.5 से 6.4 के बीच में पहुंच जाए। ठीक है, तो उस समय हीट वेव की घोषणा कर दी जाती है कि मैदानी इलाकों में अब हीट वेव चल रही है। तो इसमें याद रख लेना, डेविएशन है, जो विचलन है, डेविएशन वो 4.5 से 6.4 के बीच हो, तो उसको फिर लू के अंदर काउंट किया जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन पार्ट 1 में। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर ऐसे आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। और देखते रहिए, अगली वीडियो को भी जल्द से जल्द डाल देंगे अगर आपका अच्छा आउटपुट रहा तो। और अगर कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।